नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट द्वारा धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस समारोह। 7 दशक बाद भी ग्रामीणों को सड़क का इंतजार, सड़क न बनने पर चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। आपदा के खतरे की सूचना प्राप्त करने और उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है यूएसडीए में। गर्भवती महिला को लोहागढ़ अस्पताल में नहीं मिला उपचार। वक्त बोर्ड की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का लगाया आरोप। रामनगर में नगरपालिका से सेवानिवृत्त हुए भुवन पांडे ने ली समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता। हल्द्वानी से राष्ट्र खेलों की निकलेगी मशाल। रामनगर में शिक्षक के निलंबन मामले में पकड़ा तूल। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री ने कहा, शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा ना बनाए शिक्षक। भीमताल में हुए बस हादसे में 2 घायल। एयरलिफ्ट। चौखटिया पुलिस ने नशामुक्त अभियान के तहत थाना क्षेत्र के स्कूलों में चलाया जागरूकता कार्यक्रम। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद कल से चुनाव प्रक्रिया होगी शुरू। 31वीं वाहिनी पीएससी रुद्रपुर में शुरू हुई 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता। अब खबरें विस्तार से। खबर जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा से है, जहां उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के तत्वाधान में क्रिसमस डे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया। यीशु के जन्मोत्सव पर सुबह से बड़ी संख्या में लोगों ने इस सभा में भाग लिया। मिट्टी से रचा आपकी उपस्थिति में प्रभु जी हमें चलने के लिए अवसर दिया। हर साल की तरह इस साल भी हमारा उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने बड़े दिन की खुशी में क्रिसमस डे का एक महोत्सव मनाया है। इस महोत्सव में भारी मात्रा में हमारे गांव के क्षेत्र के नगरवासी सब शामिल हुए और वहीं आए हुए सभी अतिथियों का हम लोगों ने भोजन और मिष्ठान देते हुए उनको सम्मानित किया, स्वागत किया। और वहीं मीडिया बंधुओं को भी हम लोगों ने बहुत आदर भाव दिया है और इस पावन पर्व में शांति का संदेश सारे नगर क्षेत्रवासियों को दिया। मानव सेवा, समाज सेवा तथा पर्यावरण पर हमेशा लगातार कार्य करता आ रहा है। वहीं सारे क्षेत्र में भी अमन और शांति हो, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्कार आप सबको, जय मसीह की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से हम आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, जो पूरे संसार में मनाया जाता है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह का आना एक महान घटना है, एक स्वर्ग की योजना है, जिसमें मनुष्य जाति के पापों और गुनाहों से उद्धार के लिए एक स्वर्ग की योजना बनी। परमेश्वर एक मनुष्य का रूप धारण करके माता मरियम के गर्भ से जन्म लिया। और वचन कहता है मेरे प्रियो, यूहन्ना 3:16 ये कहता है कि यीशु मसीह इस धरती पर आया और संपूर्ण मानव जाति के लिए अमन और शांति का सुसमाचार लेकर आया, एक पैगाम लेकर आया कि पूरी धरती सब लोग, सब मनुष्य एक दूसरे से मिल के रहें, भाईचारा से रहें, कोई ऊंच नीच न हो, कोई किसी को सताने वाला न हो, न कोई किसी पर राज करने वाला हो, बल्कि सब लोग एक भाई, एक परिवार बन के। उत्तराखंड के चंपावत जिले के एक ऐसे गाँव की जहाँ आज़ादी के 77 साल बाद भी सड़क का अभाव है। यहाँ के लोगों को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इनके पाँव से कठिन परिस्थितियों की बेड़ियाँ नहीं खुल पाई। आदर्श चंपावत जिले के पाटी विकासखंड की ग्राम पंचायत गागर के रजुड़िया और सालातोक की यहाँ के लोग आज तक भी सड़क का इंतजार कर रहे हैं, जिससे गुस्साए लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। देखिए, हम ग्राम पंचायत गागर और उसके तोक रजुड़ा से हैं। हम एक ग्राम गागर से बहुत ही अलग एरिया में रहते हैं, जो जहाँ पर रोड का अभी तक आगमन नहीं हुआ है, रोड को लाया नहीं गया है। कई बार हम लोगों ने बड़ी बड़ी जगहों पर बता दिया गया है कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमको कितनी परेशानियाँ होती है, लेकिन कोई भी इसके लिए कोई सुधार नहीं कर रहा है। कितनी बार हमने कितनी अर्जियाँ दे दी हैं, कई बार मुख्यमंत्री के पास, कई बार प्रधानमंत्री के पास, कोई नहीं सुन रहा है। हमारे यहाँ के लोगों को यहाँ से अपने गाँव रोड में पहुँचने के लिए कम से कम नहीं भी तो 5 या 6 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अगर किसी को कोई समस्या हो जाती है, कोई गर्भवती है या किसी को कोई बीमारी या चोट लग जाती है, तो वो रोड तक जाने में बहुत असमर्थ रहता है, जिसके कारण कि इलाज न होने के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है और कई लोग अच्छे इलाज न मिल पाने के कारण भविष्य में विकलांग या कोई और समस्या से जूझ जाते हैं। और जैसे कि हमारा ये एरिया हमारे गांव से बहुत अलग है, यहाँ न स्कूल की उपलब्धि है और न रोड की, और यहाँ जल भी अब बड़ी मुश्किलों के बाद आया है। और सरकार से यही अनुरोध है कि वह जल्दी आए और हमारे यहाँ इस तोक में, हमारे इस ग्राम गागर के तोक रजोड़ा में एक रोड का जो है आगमन कराएं, जिससे कि हमारे यहाँ के लोग भी खुश रहे और उनका भविष्य फूले और भविष्य के लिए उनका जो भी उनका भविष्य में बच्चे होंगे उनके लिए भी यहाँ सुविधा हो और जो भी लोग हैं वो सब खुश रहेंगे। और ये सारे हमारे जितने भी हैं, हमें सब कुछ की दिक्कत है, गाड़ी नहीं आती है, यहाँ रोड की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है,
और स्कूल की दिक्कत है। बूढ़े बुजुर्ग जो हैं चल के जाते हैं गागर। रोड की क्या दिक्कत है यहाँ? रोड की दिक्कत है, गाड़ी आती ही नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। कितना किलोमीटर लगभग पैदल जाते हो तुम लोग? कोई 5-6 किलोमीटर होगा। अच्छा, सरकार से क्या मांग कर रहे हो फिर अब? हम रोड की मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी रोड आए। वैसे तो हमारे लिए जो गागर ग्राम सभा है, हम इससे नीचे रहते हैं रजुड़ा तोक में। हमारे तोक की कोई महत्व नहीं है, न हमारे लिए जिला पंचायत है न ग्राम प्रधान है। हमारे लिए कभी भी कोई व्यवस्था नहीं आती है, न ग्राम प्रधान लाता है न जिला पंचायत लाता है। हमारे यहाँ सब वोट लेने आते हैं, उस समय हर खुशहाल सिंह भी आया यहाँ, और हमारे यहाँ हर विधायक जी आते हैं, जैसे कि खुशहाल सिंह हैं, वहाँ से वो आए, जिला पंचायत आए गागर से, बने हैं क्षेत्र पंचायत आया यहाँ से, सिलोड़ी से, वो पूरन जी, वो भी वादा किया उनने कि हम यहाँ रोड लाएंगे, पानी देंगे। हमारे यहाँ कोई नहीं आया। वोट लेने आते हैं सब, रोज आते हैं, जब चुनाव होंगे तो अभी कहने लगे, ये भी आए हैं जो भी, तो ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ रोड लाएंगे। फिर भी हमें भरोसा नहीं है कि यहाँ रोड लेके आएंगे। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण USDA में आपदा के खतरे की सूचना प्राप्त करने और उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में आपातकालीन सूचना केंद्र को अपग्रेड कर मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यहां से संबंधित इलाकों में चेतावनी की सूचना दी गई है। जो मेजर नदियां हैं या जो बड़े बड़े बैराज हमारे हैं, सभी में सायरन लगाए गए हैं। सायरन का एक कंट्रोल जो संबंधित विभाग है, सिंचाई विभाग या जो बैराज या जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनके पास रहता है। वहाँ से समय रहते अगर रिएक्शन हुआ तो ठीक है, अगर वहाँ से समय रहते रिएक्शन नहीं हुआ तो हमारे कंट्रोल रूम में सायरन बजता है। फिर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करते हैं और उसे जो खतरे हैं उसको देखते हुए क्या कार्रवाई की जानी है, कहाँ से लोगों को हटाया जाना है, वो कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा जो हमारे सायरन हैं वो महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं। अगर वहाँ पानी का लेवल बढ़ता है तो हमें ऑनलाइन हम देखते रहते हैं, हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ मैप है पूरी तरह से, और उसके अकॉर्डिंग फिर कहाँ पे क्या कदम उठाया जाना है कार्रवाई करते हैं। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं बद से बदतर होती जा रही हैं। आज गुरुवार को लोहाघाट के कोलीढेक निवासी शाहरुख अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर सुबह 9 बजे लोहाघाट उप चिकित्सालय पहुंचा। शाहरुख ने आरोप लगाते हुए कहा उसके द्वारा अस्पताल स्टाफ से अपनी पत्नी को परेशानी होने की बात कहते हुए देखने की बात कही। शाहरुख ने कहा लेकिन किसी भी चिकित्सक के द्वारा उनकी दर्द से कहराती हुई गर्भवती पत्नी को 11 बजे तक नहीं देखा गया, उल्टा उनके साथ अभद्रता की। करीब मैं अपनी वाइफ को लोहाघाट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके चला गया था और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से डॉक्टर 11 साढ़े 11 बज चुका है और अभी तक वो नहीं आए हैं। वो कह रहे हैं कि अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उनका यही कारण है कि आ रहे हैं, आ रहे हैं। मैंने अगर कुछ कह दिया तो वो कह रहे हैं ऊंची आवाज़ से बात क्यों कर रहा है यार, तो मुझसे उल्टा लड़ने लग रहे हैं वो लोग। और अब मैं इसकी वजह से मैं जो है सीधे अपनी वाइफ को चंपावत लेके जा रहा हूँ। तो मैं प्रशासन से मांग क्या करें सर, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी है डॉक्टर टाइम पे मौजूद हो और आए। और अब हम हॉस्पिटल यहाँ नहीं दिखाएंगे, अब सीधे चंपावत में मैडम को लेके जा रहा हूँ। मेरी वाइफ की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, अब मैं चंपावत जा रहा हूँ सीधे। आए थे, लेकिन मुझे जितना पता चला था कि जो हमारी LMO है उनकी अचानक तबीयत खराब होने के कारण वो OPD में नहीं बैठ पाई थी। मेरे फ़ोन आया था उनका, तो नीचे जो भी EMO थे वो देख रहे थे। मैंने उनको, मेरे पास जब आए मैंने इनको यही कहा कि अगर पेशेंट बहुत इमरजेंसी है तो जल्दी ला के मुझे दिखा दीजिए, नहीं तो नीचे डॉक्टर मानसी, डॉक्टर बीना और डॉक्टर रितु राठी तीनों बैठे हैं EMO, तो वो देख लेंगे। फिर वो नीचे गए, फिर दोबारा मेरे पास आए नहीं। लेकिन इस तरह की मतलब दिखा लेते, कोई देखा नहीं, ये कहना गलत है। 3 EMO बैठे थे और मेरे पास जब आए हैं तो मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं देखूंगी। मैंने कहा कि अगर इमरजेंसी है जल्दी आ जाए, क्योंकि मैं ऑफिस के कुछ काम से भी व्यस्त थी। फैमिली प्लानिंग पेशेंट भी आए थे, उनको भी अटेंड कर रही थी, तो इसलिए आना चाहिए दिखाने के लिए। बिना दिखाए ऐसे आरोप लगाना सही नहीं। खटीमा जामा मस्जिद की कुछ दुकानों को जो पूर्व में नियम के अनुसार दुकान चला रहे थे, उनको खुर्द बुर्द कर अन्य व्यवसायिक को हस्तांतरित करने का कुछ लोगों ने आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता सलीम रिजवी का कहना है कि इस समय वक्फ बोर्ड की कोई कमेटी नहीं है। एक वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। प्रशासक को कोई अधिकार नहीं है कि बिना वक्फ बोर्ड की अनुमति के दुकान हस्तांतरित कर सके। तो इस चीज का नुकसान होगा जब ये काम गलत काम करेंगे, उनकी आड़ रहेगी। अब इन्होंने 3 दुकानें। देखिए मान्यवर, अभी कुछ समय पहले
हमने एक ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री महोदय को, वक्फ बोर्ड के प्रशासक महोदय को और माननीय वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय को कि खटीमा की वक्फ बोर्ड की 137, 138 जामा मस्जिद और मदरसा रहमानिया जूनियर हाई स्कूल की जो प्रॉपर्टी है, जिसमें लगभग 40-45 दुकानें हैं, जो एक वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वक्फ बोर्ड में कुछ की अनुमति से वहाँ पर कुछ किराएदार दुकानदार अपना व्यवसाय कर रहे हैं। अब जब से यहाँ पर ये प्रशासक महोदय आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इनको यहाँ पर बैठाया है, तो इस सोच के साथ में कि यहाँ का विकास करेंगे और अच्छी नीतियों को लागू करेंगे, सरकार की नीतियों को लागू करेंगे। इनके होते हुए 3 दुकानें अवैध रूप से बिक चुकी हैं, दूसरों को हस्तांतरित कर चुकी हैं। हमने मेन मुद्दा ये उठाया था। उस मुद्दे के एवज में इन्होंने अपनी बात प्रेस के सामने रखी कि हमने यहाँ कोई काम नहीं किया, और पुरानी कमेटियों की जो शिकायत की और जांच की बात की, जिनकी शिकायत भी हमने करवाई थी और जिनकी जांच भी हमने करवाई थी, वो मुद्दा अलग है। हमने बात उठाई थी मौजूदा समय में 3 दुकानें किस तरीके से हस्तांतरित कर दी गई वक्फ बोर्ड की संपत्ति और वक्फ बोर्ड के बिना अनुमति के, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय और वक्फ बोर्ड के प्रशासक महोदय की बिना अनुमति के उनको हस्तांतरित कर दी गई। इस विषय पे एक टिप्पणी नहीं आई। हमारा मेन मुद्दा ये था। और दूसरी बात थी कि मदरसा रहमानिया जूनियर हाई स्कूल बरसों से चल रहा था। उस मदरसा रहमानिया जूनियर हाई स्कूल को क्यों बंद कर दिया गया? इनका कहना यह था कि उसमें 2011 से मान्यता नहीं है, बिना मान्यता के स्कूल चल रहा था और बच्चों को गुमराह किया जा रहा था, अभिभावकों के साथ में धोखा किया जा रहा था। मानते कि 2011 से मान्यता नहीं थी। 2011 से मान्यता नहीं थी, उसके बावजूद स्कूल चल रहा था तो उसका होना ये चाहिए था। जब ये आए थे यहाँ पर प्रशासक बन के, तो इनको चाहिए था कि उसकी मान्यता बहाल कराई जाती और स्कूल का उच्चीकरण करने के लिए प्रयास किए जाते और शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया जा सकता था। लेकिन इन्होंने उसको ना करके उस स्कूल को ही बंद कर दिया गया। बच्चे यहाँ से दूसरी जगह चले गए और आज स्कूल में ताला लगा हुआ है। क्या कारण रहा? जब आप ये नहीं कर सकते थे तो जिस तरीके से स्कूल चल रहा था, बिना मान्यता के ही चल रहा था, उसको चलना चाहिए था। हमारा इस पे भी सवाल है। दूसरी बात, दुकानें किस तरीके से दूसरों को हस्तांतरित कर दी गई, जबकि ये अवैध है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है। हमारा मेन प्रशासन से भी यही मांग है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी यही मांग है, हमारी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से भी यही मांग है, जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी महोदय से भी यही डिमांड है कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। यदि हम भ्रामक अफवाह फैला रहे हैं, गलत बात रख रहे हैं समाज के सामने या प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे मैं पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी ये लेता हूं कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे। सीएम धाम पगड़ी में दुकानें बेच दी जाती हैं, लेन देन पर्दे के पीछे होता है। कितना पैसा आपने लिया और उसके बाद में दूसरे दुकानदारों को बैठा दिया गया, क्यों आपत्ति नहीं लगाई गई? सवाल आपत्ति कर रहे हैं हम, लोग हमारे साथ हैं और हम फिर से अगर यहाँ बात नहीं हुई तो हाई कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ और बहुत जल्द हम इस पर निर्णय लेने वाले। सरकार अपनी नीतियों को बना रही है लागू करने के लिए, लेकिन ऐसे लोग, चापलूस लोग उस सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, सरकार को गुमराह करके कि हम बहुत काम कर रहे हैं और उन योजनाओं को पूरी तरीके से पलीता लगाने का। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं इस सवाल को पूछने के लिए। मैं पूर्व में बता चुका हूं, अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी विगत 2-3 दिन पहले। जो भी आरोप हैं सब निराधार हैं, झूठे आरोप हैं। ये कोई दुकान किसी की नहीं बिकी है और ये सब दुकानें बेचने का मेरा काम नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ प्रशासक के रूप में, तो मैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बैठा हूँ। यहाँ वक्फ ही मेरा उद्देश्य है और मेरा यहाँ पर काम है अवैध कब्जों को मुक्त कराना। और अभी पूर्व में मैंने एक व्यापारी से जामा मस्जिद के 2 कमरों को अवैध कब्जे से मुक्त भी कराया है, जिसका कि संज्ञान जो है स्थानीय प्रशासन को भी मैंने दिया है। और दूसरा यह है कि यहाँ पर जो है, जो कहा जाता है कि सब दुकानें बिक गई हैं और ये इस तरह की जो बातें सब बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं है इन बातों का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद और मदरसे के हित में जो भी अच्छे काम करने हैं वो मैं आगे करता रहूँगा निश्चित तौर पर। और मस्जिद की जो आय बढ़ाने का मसला है या मस्जिद का राजस्व बढ़ाने का मसला है, उस पर भी मैं काम करूँगा। और मेरा काम यही है कि यहाँ पर दीनी तालीम
और एकेडमिक तालीम आगे बढ़ती रहे और मस्जिद में नमाजियों की सुविधाओं को देखते हुए जो भी अच्छे काम करे जाएंगे, जो भी मेरा प्रयास होगा सराहनीय होगा। मैं ऐसी विश्वास दिलाता हूँ अपनी आवाम को। इसके लिए और जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया पे और ये सब जगह ना करके एक बार मेरे सामने बैठ करके अगर बात करी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे क्या है खाली माहौल ख़राब करने वाला और ये लोगों को उकसा करके और भड़का करके इस तरह का माहौल क्रिएट करना ये अच्छी चीज़ नहीं है ये, क्योंकि आवाम में गलत मैसेज जाता है। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझसे एक बार बैठ के बात भी कर सकता है वो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सब चीज़ों को करके क्योंकि मस्जिद के जो इनकम है और जो खर्चे हैं वो सब मेरी उंगलियों पर हैं। मस्जिद के हित में अच्छे काम होते हैं, इसको करने के लिए हमेशा मैं तैयार रहता हूँ। चाहे जनरेटर लगाने की मामला आ रहा हो या मस्जिद में कहीं पर मैट बिछाने की बात रही हो या जैसे कहीं वाटर कूलर गर्मियों में लगाने की बात रही हो या स्ट्रीट लाइटें लगाने की बात रही हो मस्जिद में। अभी मेरा भी प्रोसेस चल रहा है, अभी यहाँ मस्जिद में मैं मदरसे के लिए सड़क बिछवाने की मेरी चल रही है कार्रवाई। मैं उसमें स्पष्ट रूप से ही कहना चाहता हूँ ना कि मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई मेरे पर आरोप लगाता है कि कामिल खान ने दुकानें बेच दी हैं तो ऐसा तो ये सब आरोप पहले झूठे ही है। दूसरा ये है कि मैं ये कह रहा हूँ जो पूर्व में भी कमेटी थी, मेरा कहना ये था कि उन्होंने जितनी दुकानें यहाँ रद्दोबदल की है दुकानों की, ये नई मार्केट में जो उन्होंने भ्रष्टाचार घोटाले उनको उजागर हुए हैं, तो मैंने कहा मैं हर तरीके से हर चीज़ की निष्पक्ष जांच कराने के लिए मैं स्वयं तैयार हूँ। मैं तो कह रहा हूँ स्वयं प्रशासन जो है उसकी जांच करे, वह बोर्ड प्रशासन उसकी जांच करे और मैं उसके लिए खुद खुले मन से स्वागत करता हूँ उस जांच का। मैं खुद स्वागत करके और जांच कराने के लिए तैयार हूँ ताकि जांच में सारी चीज़ें सामने आए, कितनी दुकानें रद्दोबदल हुई हैं। अगर कामिल खान के शासनकाल में अगर कोई दुकान की रद्दोबदल हुई है तो उसके लिए जो है फिर सभी दुकानों पर एक साथ कार्रवाई की जाए, और अगर कोई अवैध तरीके से रद्दोबदल हुई है तो उन सब पे सारी दुकानों पर कार्रवाई होकर सब पे ताले पड़ने चाहिए। तो मैं पूर्व की कमेटी ने जितना करा है मैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ सबकी जांच एक साथ सबकी कराई जाए। फिर अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं निष्पक्ष जांच कराने के लिए। और क्या कहते हैं जो पूर्व की कमेटी ने जो किया है तो उसके खिलाफ सारी कार्रवाई उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो मैंने ये बात अपनी कही थी, क्योंकि खाली मेरे शासनकाल में अगर कोई ये कहता है कि कामिल खान ने दुकानें बेच दी हैं तो ये चीज़ गलत है ना। पहली बात तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, दूसरी बात अगर तुम खाली कामिल खान की बात कर रहे हो तो अन्य जो और पूर्व में हुआ है उसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे, आप उसके लिए क्यों खामोश हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उनसे मिले हुए हैं, उनकी छह पर आप सारे काम कर रहे हैं, आप उनके मोहरे बने हुए हैं। खाली इसलिए कि कामिल खान को परेशान करो, इसे काम मत करने दो, मस्जिद मदरसे की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें अव्यवस्थाएं फैलाओ। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मुझे तो ये सब चीज़ों को बहुत बड़ा माफिया तंत्र इसके पीछे काम कर रहा है। और मुझे तो बेहतर आज मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल प्रशासन से भी मैं अपनी बात रखूंगा कि मुझे तो अपनी जान तक का खतरा महसूस हो रहा है। मुझे तो लगता है कि ये सब लोग मिलकर किसी ने मेरा मर्डर ना करवा दें, मुझे तो अपनी जान तक का खतरा महसूस है इस चीज़ को लेकर के। हाँ तो मैं कहता हूँ साक्ष्य जो है प्रशासन सामने रखेंगे ना, ले आके मेरे खिलाफ कार्रवाई कराएं। मैं कहता रहा हूँ मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से खुले मन से स्वागत करूंगा उन लोगों का जो मेरे खिलाफ साक्ष्य या एविडेंस अगर उनके पास मौजूद है तो प्रशासन के सामने रखें, मेरे खिलाफ कार्रवाई कराएं। और अगर मैंने गलत किया तो मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूं उसमें। लेकिन ये सोशल मीडिया पे अनर्गल बयानबाजी करके या फेसबुक पे अनर्गल पोस्टर डाल करके ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। इससे क्या आवाम में एक गलत मैसेज जाता है और समाज की बदनामी होती है। ये सब अच्छी बातें नहीं है। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, आप शासन को प्रशासन को आप लिखिए। और इसके अलावा मैं और इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी अपने आप में समझदार है। अच्छी चीज़ें नहीं है ये। बस मेरा इतना मैसेज देना है कि समाज में भ्रांति ना फैलाएं, लोगों को उकसाएं ना। और जो मस्जिद मदरसे के हित में अगर आप अच्छा करने के इच्छुक हैं तो मैं आपका खुले मन से स्वागत करता हूँ। आप खुद आएँ, स्वयं आएँ कि भाई मस्जिद में ये चीज़ अच्छी हो सकती है, मदरसे में ये चीज़ अच्छी हो सकती है, आपका स्वागत है। आप खुद करिए ना, आकर यहाँ काम आप करिए, हम तब जाने आप कितने बड़े समाज सुधारक हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में देवर पर नमकीन। आपको बता दें कि रामनगर नगरपालिका में कार्यरत भुवन चंद पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल छिम्बाल, जसपुर से कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान व पूर्व सांसद डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए कहा कि आज उन्होंने कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार की हमेशा ही विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी रही है।
1987 से मैं नगर पालिका में सेवारत हूँ और अभी मैंने मेरे जो रिटायरमेंट के 8 महीने लगभग 7-8 महीने मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और सेवानिवृत्ति लेकर के मैंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। मैं कांग्रेस की विचारधारा का, कांग्रेस की रीतियों का, नीतियों का पुरजोर पूरा प्रयास करूंगा, मैं आजीवन उनका पालन करूं, क्योंकि मेरा परिवार लगातार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस ही रहा है। हम कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, तो अपने परिवार वालों से प्रभावित होके, अपने परिवारजनों से प्रभावित होके मैंने रंजीत रावत जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस का आज दामन थामा है। और जो आज बहुत सारी बातें हो रही, बहुत, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी है और निकाय चुनाव सामने है, बहुत जल्दी निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है, तो निकाय चुनाव को लेके भी प्रयास लगा रहे हैं। मैं भी आज अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करूंगा और जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा। अगर मेरे अलावा या किसी को भी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, मैं तन, मन और धन से उसका समर्थन करूंगा, प्रयास करूंगा कि रामनगर कांग्रेस जो है नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर फिर एक बार सुशोभित हो। और ये मेरा सौभाग्य होगा यदि कांग्रेस पार्टी मुझ पर मुझे उम्मीदवार बनाती है, तो मेरा सौभाग्य होगा और मैं जो भी मुझे दायित्व सौंपा जाएगा मैं उसका पालन करूंगा। भुवन पांडे जी जो नगर पालिका में सेवारत थे, अपने सेवा काल पूर्ण होने के कुछ महीने पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के कांग्रेस में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। आज उनके ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखा गया है। उसी क्रम में हमारे माननीय विधायक जसपुर यहाँ पर हैं, हमारे पूर्व सांसद और रामनगर के पूर्व प्रत्याशी रहे हमारे MLA के महेंद्र पाल जी यहाँ पर हैं। हमारे जिलाध्यक्ष थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग जो है पार्टी में विधिवत आज की जा रही है। 38वें राष्ट्र खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलने के बाद पूरे राज्य में राष्ट्र खेलों की तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्र खेलों के प्रति राज्य में उत्सव का माहौल बनने के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में राष्ट्र खेलों की मशाल को रवाना करेंगे। इसके अलावा खेलों के प्रचार वाहनों को भी हरी झंडी दी जाएगी। पहली बार राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं, मेजबानी हम लोग कर रहे हैं। जैसा आप लोग जानते ही हैं कि 34 हमारे पदक के गेम हैं और 2 डेमोन्स्ट्रेशन गेम हैं। जहाँ तक प्रचार प्रसार और लोगों को जोड़ने की बात है, वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसने वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन में सारे पूर्व के रिकॉर्ड तोड़े हैं। हमारे लगभग 22,000 वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। और जहाँ तक गेम्स के लिए हमें वॉलंटियर्स की आवश्यकता है, तो हमने जो अपना एनालिसिस किया है गेम्स के हिसाब से, तो हमें लगभग 3 से 3,500 वॉलंटियर्स चाहिए होंगे जो पूरी अवधि में हमारे साथ रहेंगे। प्रचार प्रसार की बात करें तो आज जिस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि आज हल्द्वानी गौलापार स्टेडियम से हमारा प्रचार प्रसार का एक वैन है जिसमें हमारा मशाल है, हमारा मैस्कट है और लोगों के साथ वो पूरे उत्तराखंड के एरिया को भ्रमण करेगा। और 25 जनवरी को ये 4 गाड़ियाँ हैं जो वापस देहरादून पहुँचेंगी और 26 जनवरी को हम वहाँ के कार्यक्रम में भी इसको शामिल करेंगे। चूँकि 28 से सारा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, तो उससे पूर्व 1 माह का समय है जिसमें हम पूरे गांव-गांव तक पहुंचना चाह रहे हैं। और सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और डिजिटल मीडिया, आप लोगों के सहयोग से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे वो माहौल बन रहा है। वेन्यूज़ की तैयारी की बात करें तो वेन्यूज़ हमारे 99% रेडी हैं, चाहे इक्विपमेंट का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सारी चीज़ें सेट हैं, अपने तय टाइम पर ही हैं, कुछ भी पीछे नहीं चल। आपको बता दें, रामनगर में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में शुक्रवार को दिन विशेष समुदाय के बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए दी गई छुट्टी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि इस मामले में अधिकारियों द्वारा शिक्षक को निलंबन करने की कार्रवाई की जा चुकी है, तो वहीं इस कार्रवाई के विरोध में शिक्षक भी अब आंदोलन पर उतर गए हैं। शिक्षकों ने इस मामले में निलंबन की कार्रवाई को वापस लेने के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सूरज चौधरी की गिरफ्तारी की मांग की है। शिक्षकों का हम बहुत सम्मान करते हैं और शिक्षक आधारशिला हैं, जो नवयुवक छात्र छात्राएं उनको दिशा निर्देश करने के लिए और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ के छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य मिलना बहुत जरूरी है, जिसकी आधारशिला शिक्षक रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्रकारी भड़काने का काम कर रहा है। जिनको धर्म विरोधी काम में आनंद आता है और धर्म के काम उनको चुभते हैं,
ऐसे लोग कहीं ना कहीं मोहरा बना रहे हैं शिक्षकों को। शिक्षकों को ये बात समझ में आनी चाहिए। हमारा उनसे आग्रह है कि सूरज चौधरी या हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता विद्यालय में गए थे, किसी प्रकार की किसी ने कोई अभद्रता नहीं की है। आपके विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। केवल विषय इतना सा था कि शुक्रवार के दिन समुदाय विशेष के छात्र छात्राओं को उनकी पूजा पद्धति के लिए अवकाश दिया गया है। तो क्या आपके पास कोई लिखित रूप में आदेश है? माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई आदेश है या मुख्य शिक्षा अधिकारी जी का कोई आदेश है? ऐसा कुछ भी उनके पास प्राप्त नहीं हुआ। हमारा सामाजिक संगठन है, हम कोई पर्दे के पीछे छिपकर काम करने वाले लोग नहीं हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से ये विषय पूरे जिले में गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इसका संज्ञान लेते हुए पत्र जारी किया, एक शिक्षक का निलंबन भी किया और ये इसमें जांच के आदेश दिए। और इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं है कि समुदाय विशेष के किसी भी छात्र छात्रा को अपने धार्मिक पूजा पद्धति के लिए एक दिन का अवकाश मिलेगा या आधे दिन का अवकाश मिलेगा। ऐसा है ही नहीं। सभी छात्र छात्राओं के लिए समान भाव है, समान निर्देश हैं। तो फिर इस प्रकार का भेदभाव क्यों? इतनी सी बात के लिए जाना हुआ कि अगर कोई आदेश नहीं तो इस काम को बंद किया जाए और उनको आवश्यकता लगती है तो सूबे के मुखिया से वो निवेदन करें, पत्र भेजें। उनको आवश्यकता लगती है तो फिर यहाँ पर जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उनको एक पत्र भेज के आग्रह करें। और ये लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एक विश्वव्यापी संस्कारवान संगठन बजरंग दल माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई लड़ता है, लव जिहाद के विरोध पूरी ताकत से खड़ा होता है और समर्पण का एक बहुत बड़ा काम, 1 लाख से भी अधिक रक्तदान करने का काम हुतात्मा दिवस पे बजरंग दल का कीर्तिमान स्थापित है। आज भी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। हम किसी के मन को ठेस पहुंचाने के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे धार्मिक मानबिंदु को ठेस पहुंचेगी, कहीं भेदभाव की स्थिति पाई जाएगी तो एक बार पूछने का अधिकार इस यहाँ जो रामनगर के हमारे नागरिक हैं, वो कार्यकर्ता भी हैं संगठन में, वो नागरिक भी हैं और नागरिकों से जुड़ा हुआ ही एक समन्वय का केंद्र है विद्यालय। नागरिक जा सकता है विद्यालय में और वहां के प्रधानाचार्य से वार्ता कर सकता है। उस समय प्रधानाचार्य किसी कक्षा में होते, विद्यालय के भीतर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होते, तब हम मानते कि आपके काम में कहीं बाधा उत्पन्न हुई है, सरकारी काम में बाधा आई है। लेकिन अध्यापक, समाज के जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनसे तो मिलने का आपका अधिकार बनता है। प्रधानाचार्य, किसी की फीस विलंब होती है, किसी के बच्चे की तबीयत खराब है, कहीं कोई स्थानांतरण चाहता है, तो ये सारा विषय या विद्यालय में किसी प्रकार की अनियमितता है तो प्रधानाचार्य उस पर जवाबदेही के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनसे मिलना कोई अपराध नहीं है। और जो लोग इसे गलत हवा दे रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो मैं उनको चेतावनी देता हूं, आग्रह भी है कि उस शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अड्डा ना बनाए। बच्चों के सर पे बोर्ड की परीक्षाएं हैं, इस विषय को अनावश्यक रूप से तूल ना दें। और जिस कार्यकर्ता को आप मांग कर रहे हैं गिरफ्तारी की, उसने कोई अपराध नहीं किया है, वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है। समुदाय विशेष के छात्र छात्राओं को अगर वहां से अनुमति है शुक्रवार को जाकर नमाज पढ़ने की, तो मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एक परंपरा पूरे प्रदेश भर में मांगी जाएगी बजरंग दल के माध्यम से कि हमें भी अवकाश चाहिए। लेकिन उससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। ये समझने वाला विषय है, प्रधानाचार्य के लिए भी, अध्यापकों के लिए भी। सूरज चौधरी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सूरज चौधरी कोई अपराधी नहीं है कि पुलिस ने कान पकड़ा और जेल भेज दिया। इसकी जांच होगी, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हमारे जिले का एक दायित्ववान कार्यकर्ता है और लंबे समय से काम कर रहा है। कभी किसी प्रकार का कोई इस तरह का कोई प्रकरण आज तक देखने में नहीं आया है समाज के बीच में। अनावश्यक रूप से इसको कुछ लोग तूल दे रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, विद्यालय का माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम मांग पत्र देंगे, एसएसपी साहब को वार्ता करेंगे, डीएम साहब को वार्ता करेंगे, मुख्य शिक्षा अधिकारी को वार्ता करेंगे कि जो लोग शिक्षा के मंदिर में शिक्षा की आड़ लेकर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और क्षेत्र का माहौल खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भीमताल में हुए बस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जहां एक मरीज की इलाज के दौरान आज सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा जा रहा है। अब तक 2 मरीजों को एफटीआई हेलीपैड से एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट कर दिया गया है। एम्बुलेंस से ऋषिकेश एयरलिफ्ट किया जा रहा है, क्या कुछ कंडीशन क्या है सर और टोटल डेथ? देखिए, जो भी कल घायल आए थे यहाँ पे, उसमें से 6-7 लोग काफ़ी क्रिटिकल बताए गए थे। तो उसी क्रम में एम्स की जो डॉक्टर्स की टीम थी वो कल यहाँ पहुँच गई थी। उनके द्वारा इवैल्यूएशन के बाद आज सुबह एक पेशेंट को एयरलिफ्ट किया गया था और अभी एक पेशेंट को और एम्स ऋषिकेश के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। और अभी एम्स से एक और ट्रॉमा इंचार्ज जो उनके डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके द्वारा भी सुशीला तिवारी के साथ मिलकर जो भी घायल हैं उनको समुचित उपचार किया जा रहा है। सर, नंबर कितने लोगों की डेथ हो गई अभी तक सर? अभी कल 4 डेथ्स हुई थी और उसके बाद आज सुबह उपचार के दौरान 1 की मृत्यु हुई है। अभी तक कुछ 5 डेथ रिपोर्ट हुई है। व्यवस्थाएं क्या कुछ है अभी?
व्यवस्थाएं ठीक है, अस्पताल प्रबंधन जो समुचित उपचार है वो उपलब्ध करा रहा है और एम्स ऋषिकेश से भी एक और चिकित्सक के साथ 2 चिकित्सक यहाँ पहुँचे हुए हैं और वो लोग भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। एसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत चौकोटिया पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत थाना क्षेत्र के स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इस दौरान छात्र छात्राओं के नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराध, महिला बाल अपराध आदि विषयों के संबंध में जानकारी दी गई। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद कल से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने 27 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तारीख जारी कर दी है। उधम सिंह नगर के अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी ने राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश और जानकारी साझा करी। चेयरमैन के लिए एक ही आरओ चेयरमैन का भी लेगा और वार्ड का भी, हालांकि उनके साथ एआरओ लगे हुए हैं। तो वार्ड का भी, हालांकि उनके साथ एआरओ लगे हुए हैं। तो जो ये देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार जो हमारा नॉमिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी 27 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक नामांकन करने के लिए व्यवस्था दी गई है। यानी आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म संबंधित आरओ के पास जमा कर सकते हैं 27 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक, प्रतिदिन 10 बजे से लेके 5 बजे तक। उसके बाद 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नाम निर्देशन पत्रों की जांच होगी, यानी स्क्रूटनी होगी प्रातः 10 बजे से लेके जब तक सबके पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक। ऐसे ही नाम निर्देशन पत्रों की जो वापसी है वो 2 जनवरी को आदमी अपना नाम वापस ले सकता है 10 बजे से लेके 4 बजे तक। जो उसके बाद जो अपना नाम वापस ले लेगा तो उसके बाद फाइनल लिस्ट बन जाएगी। नॉमिनेशन लड़ने जिनका मतलब विद्यमान कैंडिडेट जो होते हैं कि कौन कौन लड़ेंगे, उनको फिर हम प्रतीक चिन्ह आवंटित करेंगे 10 बजे से लेके 3 बजे तक 3 जनवरी को। और मतदान की जो तिथि है वो 23 जनवरी को है, 8 बजे से लेके सायं 5 बजे तक मतदान होगा। और मतगणना जो है वो 25 जनवरी को होगी, प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी और जब तक मतगणना समाप्त नहीं होती है तब तक लगातार ये मतगणना। 31 वाहिनी पीएससी रुद्रपुर में 3 दिवसीय प्रथम प्रादेशिक अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस कबड्डी, क्लस्टर कबड्डी, जिम्नास्टिक, फैंसी खो खो प्रतियोगिता 2024 का जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने फीता काटकर व खेल टीमों के मार्च पास्ट की सलामी लेकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। फेंसिंग एवं खो खो प्रतियोगिता हो रही है। 4 हमारे खेलों के प्रथम बार प्रादेशिक जो समस्त पुलिस के जितनी भी उनके अंग होते हैं उनके द्वारा 13 टीमों के द्वारा यहाँ प्रतिभाग किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार ये आयोजन हो रहा है, तो इसके लिए 31वीं वाहिनी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने पूरा आयोजन की जिम्मेदारी ली है। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं खेल, यहाँ फेंसिंग हो रहा है या कबड्डी हो रहा है या जिम्नास्टिक्स हो रहा है, खो खो हो रहा है, तो एक मिक्स है हमारा नए खेलों के प्रति जाने का, जो ट्रेडिशनल खेलों से थोड़ा सा डिफरेंट है और हमारे पारंपरिक खेलों को भी बढ़ावा इसके माध्यम से मिलेगा। इसके अलावा आप खुद भी देख रहे हैं कि अब हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स अलग अलग विधाओं में निकल कर आ रहे हैं और काफ़ी आर्मी और पुलिस से हमारे निकल कर आ रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि हम लोग यहाँ पे जितने भी स्पोर्टिंग जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग और मजबूत कर सकें। अभी हम लोग ट्रैप्स शूटिंग के भी पूरी व्यवस्था नेशनल गेम्स की का भी जिम्मा जनपद उधम सिंह नगर ने लिया है और उसके लिए भी तैयारी की जा रही है। ऐसी अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ।